Do you dream of serving your motherland by joining the Indian Armed Forces? Then we are here to help you. Subscribe to our YouTube channel CBL Defense for all the relevant content related to defense examinations. Or log on to our website www.chetanbharat.com. We also have an Android app to help you realize your dream of wearing the uniform of Indian Armed Forces. Jai Hind everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our series ACE Defense Exams with CBL. इस सीरीज़ में हम हर सैटरडे आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं एंड नेक्स्ट वीक में ओवर द पीरियड ऑफ 3 days हम उन्हीं क्वेश्चंस की आपके साथ डिस्कशन करते हैं. तो लास्ट सैटरडे भी हमने आपको टेस्ट दिया था जिसमें 30 क्वेश्चंस थे. तो इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, उन्हीं टेस्ट में से जो जीके बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी डिस्कशन करेंगे. आइडिया इस सीरीज़ का ये है कि आपको हम इनकरेज कर सकें मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए. कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीडीएस एग्ज़ाम है, एफकैट एग्ज़ाम है, आईनेट एग्ज़ाम है, तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत एसेंशियल है आपके लिए अगर आप उन एग्ज़ाम्स में एक्सेल करना चाहते हैं. तो ये सीरीज़ आपको इन्हीं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करेगी एंड आपको हेल्प करेगी अगर आप इन्हीं एग्ज़ाम्स में आगे जाके अपीयर होते हैं. तो इसी तरह के और भी एमसीक्यूज़ वगैरह हैं जो हमारी वेबसाइट या हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल हैं. आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग दी कोर्सेज. तो आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन है हमारा, Who among the following ancient Indian kings was praised in glowing terms in the प्रयाग प्रशस्ति? इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति में किस इंडियन किंग की प्रेस की गई है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त या ऑप्शन डी बिंदुसार. प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन. यहाँ पहले तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन की खास बात यह है कि यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट किंग्स की इंस्क्रिप्शंस हैं, एम्परर अशोक, एम्परर समुद्रगुप्त एंड मुगल एम्परर जहांगीर. अब लेकिन किस की सबसे ज़्यादा प्रेस की गई है, ग्लोइंग टर्म्स में प्रेस की गई है? तो इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त. गुप्ता डायनेस्टी के जो सेकंड रूलर थे समुद्रगुप्त, उनकी प्रेस की गई है. ये इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त के कोर्ट पोइट हरि सेन ने कंपोज की थी. तो एडिशनल फैक्ट आप याद रखेंगे, हु कंपोज्ड इलाहाबाद प्रशस्ति? हरि सेन. किसकी प्रेज में? समुद्रगुप्त की प्रेज में. किन 3 राजाओं की इंस्क्रिप्शन है? अशोक, समुद्रगुप्त एंड जहांगीर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्कमस्टांस फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 352? 352 में जो नेशनल एमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है, इनमें से दी गई ऑप्शंस में से कौन सी ग्राउंड नहीं है? ऑप्शन है वॉर, बी एक्सटर्नल एग्रेशन, सी इंटरनल डिस्टर्बेंस या फिर डी आर्म्ड रिबेलियन. बताओ, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन चेंज भी हुई थी. करेक्ट आंसर है इंटरनल डिस्टर्बेंस. इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी नहीं प्रोक्लेम की जा सकती है. एक्चुअली क्या हुआ था कि 1975 में जो इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई थी, इंटरनल इमरजेंसी जिसे हम बोलते हैं, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड्स पे प्रोक्लेम की गई थी एंड काफ़ी एक्सेसेस कमिट किए गए हुए थे इस इमरजेंसी के दौरान. तो उसके बाद 1978 में जब इलेक्शंस होती हैं, जनता गवर्नमेंट पावर में आती है और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आती है एंड उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये चीज़ दोबारा ना हो, इसके लिए काफ़ी स्टेप्स लिए गए थे. वन ऑफ द स्टेप्स उनमें यही था कि वो कहते हैं यार इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत वेग टर्म है, इसके बेसिस पे कोई नेशनल इमरजेंसी नहीं इम्पोज की जा सकती. तो उन्होंने ये टर्म रिप्लेस कर दिया था बाय आर्म्ड रिबेलियन. इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं, अगर आर्म्ड रिबेलियन होगी फिर इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है अंडर आर्टिकल 352. तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्म्ड रिबेलियन नहीं था, इंटरनल डिस्टर्बेंस ही था. अब 44th अमेंडमेंट के बाद इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है बल्कि आर्म्ड रिबेलियन है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर इशूड अ फरमान इन 1598 परमिटिंग द सिटी ऑफ कैम्बे.
जिसे खंबत भी बोलते हैं, इन गुजरात द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? 1598 में अकबर ने खंबत में क्या कंस्ट्रक्ट करने के लिए रॉयल फरमान इशू किया था? ऑप्शन ए टेम्पल, ऑप्शन बी चर्च, ऑप्शन सी सिनागॉग या ऑप्शन डी जैन उपाश्रय? बताइए। अकबर की कोर्ट में पोर्चुगीज मिशनरीज भी थे, कुछ इंग्लिशमैन भी थे। रल्फ फिच अकबर के दौरान फर्स्ट इंग्लिशमैन आए थे। पोर्चुगीज जीजुआइट मिशनरीज ऑलरेडी अकबर की कोर्ट में विज़िट करते थे एंड इबादत खाना वाली डिबेट्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते थे। तो जीजुआइट मिशनरीज के परस्यू करने पर अकबर ने उन्हें खंबत में चर्च कंस्ट्रक्ट करवाने का ऑर्डर दिया था, फरमान इशू किया था एंड लोकल अथॉरिटीज़ को बोला था कि अगर ये चर्च कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आप लोग इंटरफियर नहीं करेंगे, इन्हें पीसफुली कंस्ट्रक्ट करने देंगे। नेक्स्ट, डोमिंगो पेस द मेडिवल ट्रेवलर हैज़ डिस्क्राइब्ड द सिटी ऑफ। डोमिंगो पेस ने कौन से इंडियन सिटी को अपने ट्रैवल अकाउंट्स में डिस्क्राइब किया है? मदुराई, विजयनगर, अरिकामेडू या जिंजी? आंसर है इसका विजयनगर। बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स विजयनगर विजिट करते हैं। बारबरोसा, डोमिंगो पेस, ये अब्दुल रज़ाक समरकंदी, तो काफ़ी सारे ट्रैवलर्स विजयनगर विजिट करते हैं एंड बहुत लेविश टर्म्स में ये विजयनगर की ब्यूटी, इसके स्प्लेंडर को डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ए स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक, बी पॉपुलेशन डेंसिटी, सी टाइप ऑफ बिल्डिंग या डी क्लाइमेट ऑफ द एरिया? अर्थक्वेक आया है, इनमें से कौन सा फैक्टर एक्सटेंट ऑफ डैमेज को इफेक्ट नहीं करेगा? अर्थक्वेक तो जो आना था सो आ गया, अब कौन सा फैक्टर उसके डैमेज को, एक्सटेंट ऑफ डैमेज को इफेक्ट नहीं करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक, अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ का अर्थक्वेक आया है तो डैमेज ज़्यादा होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी, अर्थक्वेक तो जितना आना था सो आ गया, अगर हाईली डेंस पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर एरिया में तो लॉस ऑफ लाइफ ज़्यादा होगा, अगर लेट्स से स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है तो एक्सटेंट ऑफ डैमेज कम होगा। टाइप ऑफ बिल्डिंग, बिल्कुल ये भी इफेक्ट करेगी, कितनी स्ट्रॉन्ग है, अर्थक्वेक रीइंफोर्समेंट्स उसमें थी या नहीं थी। क्लाइमेट ऑफ द एरिया, ये कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता, तो दिस वाज सपोज टू बी द आंसर, तो डी वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लाइमेट ऑफ द एरिया। नेक्स्ट, एन एवलांश इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर्स? एवलांश किस तरह का डिजास्टर है? सिंपली क्लासिफिकेशन पूछिए हमसे, एटमॉस्फेरिक, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक या बायोलॉजिकल। एवलांश क्या है? मास वेस्टिंग इवेंट है, जब स्नो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, स्लोप इतनी अनस्टेबल हो जाती है कि स्नो नीचे बहुत अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल करना स्टार्ट कर देती है, तो उस डिज़ास्टर को हम बोलते हैं एवलांच। तो किस तरह का डिज़ास्टर है ये? टेरेस्ट्रियल डिज़ास्टर है, लैंड के ऊपर होने वाला मास वेस्टिंग इवेंट है, या इसे मास मूवमेंट भी बोला जाता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जब स्नो की मूवमेंट होती है, दैट्स एवलांच। तो आंसर वुड बी पी। नेक्स्ट, an infection constantly maintained at a baseline level in a geographical area without external input। एक ही रीजन में जो एक बेसलाइन एक कांस्टेंट से लेवल पे मेंटेन रहती है विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट, उस तरह की इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक या आउटब्रेक? कोविड की वजह से इन टर्म्स को काफ़ी यूज़ किया गया है, तो उसी कंटेक्स्ट में क्वेश्चन डाला गया है ये, एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक या आउटब्रेक। करेक्ट आंसर है इसका एंडेमिक। एक ही रीजन में इन अ जोग्राफिकल एरिया कांस्टेंट से लेवल पे मेंटेन रहती है जो इन्फेक्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट, तो उसे एंडेमिक, एंडेमिक टू अ पर्टिकुलर रीजन, एंडेमिक टू अ पर्टिकुलर जोग्राफी बोलते हैं उसे। नेक्स्ट, streams and rivers coming from mountains deposit heavy materials of rocks and boulders।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ये जो चारों ही टर्म्स हैं ये एलुवियल प्लेन्स के साथ एसोसिएटेड हैं, इंडियन ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ एसोसिएटेड हैं। तो हमारे इंडिया की बात करें तो हिमालय से फास्ट वेलोसिटी से चलने वाली, फास्ट स्पीड पे चलने वाली जो रिवर्स हैं वो बहुत सेडिमेंट्स कैरी करती हैं, तरह तरह के सेडिमेंट्स कैरी करती हैं। फाइन सेडिमेंट्स भी होते हैं, कोर्स सेडिमेंट्स भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स एंड बोल्डर्स भी होते हैं। लेकिन जैसे ही रिवर्स हिमालय से प्लेन्स की तरफ आती हैं उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो धीरे धीरे करके वो अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करना स्टार्ट करती हैं। इसी डिपोजिशन के बेसिस पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ या डिफरेंट रीजन्स ऑफ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स बनते हैं, जिनके ये चार नाम है, खद्दर, भंगर, भब्बर या तेराई। हमने क्या बताना है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रॉक्स एंड बोल्डर्स, जो हैवी मटेरियल्स हैं, जो कोर्स मटेरियल्स हैं, उनकी डिपोजिशन किस रीजन में होती है, किस पार्ट में होती है? खद्दर, भंगर, भब्बर या तेराई। करेक्ट आंसर है इसका भब्बर। इमीडिएटली इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय, जैसे ही हिमालय खत्म होते हैं जो फर्स्ट रीजन आता है उस रीजन को हम बोलते हैं भब्बर। ये रीजन बनता कैसे है? बाय डेपोजिशन ऑफ दीज हैवी बोल्डर्स एंड रॉक्स। जो बड़ी बड़ी रॉक्स हिमालयस में तो रिवर्स कैरी कर लेती हैं, लेकिन प्लेन्स में आते ही उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि बड़े बड़े बोल्डर्स को, पत्थरों को भी अपने साथ उठा पाएँ, तो उन्हें पहले वहीं डिपॉजिट कर देती हैं। तो जो रीजन बनता है उस रीजन को बोलते हैं भब्बर। खद्दर न्यू एलुवियम वाला रीजन, बांगर ओल्ड एलुवियम वाला रीजन, तेराई मार्शी रीजन। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का रहेगा भब्बर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्टोरल रोल्स इज आर करेक्ट? अब इलेक्टोरल रोल्स के कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट है, देयर इज वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। इंडिया की बात करें तो हमारे जो पूरा कंट्री है या जिस लेवल पे इलेक्शन हो रही है, मान लो स्टेट में इलेक्शंस हो रही हैं, एमएलए की इलेक्शंस हो रही हैं तो स्टेट, या अगर इंडिया में एमपी की इलेक्शंस हो रही हैं तो पूरा इंडिया ही टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है। एंड देयर इज वन जनरल इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी। ऐसा कोई सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रोविजन नहीं है इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। बिल्कुल ठीक बात। नो पर्सन इज इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम। इन बेसिस पे किसी इंसान को इनएलिजिबल नहीं बोला जा सकता। बिल्कुल ठीक बात। ए सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट लेस देन 18 years of age can cast his or her vote unless disqualified under a law of an appropriate legislature। 18 साल से अगर एटलीस्ट 18 years का कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है वो अपनी वोट कास्ट कर सकता है अनलेस डिसक्वालीफाइड बाय अ लॉ ऑफ अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। बिल्कुल ठीक बात है। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो हेंस 1, 2 and 3 वुड बी द आंसर। Which one of the following statements is not correct about totalitarianism? टोटलिटेरियनिज्म के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? टोटलिटेरियनिज्म क्या है? एक ऐसा रिजीम जहाँ जो सरकार है हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, टोटल कंट्रोल ओवर दी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ दी सिटीजन्स मेंटेन करने की कोशिश करती है। आप क्या देखेंगे, आप क्या पहनेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, मतलब इवन ये जो पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं इनके ऊपर भी कंट्रोल बनाने की कोशिश की जाती है। जो अदर पब्लिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है वो तो है ही है, तो गोज विदाउट सेइंग अगर पर्सनल एस्पेक्ट्स के ऊपर कंट्रोल बनाने की कोशिश की जाती है वो तो है ही है। A. It is not akin to autocracy and authoritarianism. B. It usurps political freedom of the individuals, but it does not usurp personal freedoms. It implies abolition of civil society.
इट इज़ यूजुअली आइडेंटिफाइड विद अ वन पार्टी स्टेट। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऑप्शंस और भी ट्रिकी हैं। हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। एक तो एग्ज़ाम में जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होती है कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मार्क करनी होती है कि दी गई ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सी बनती है। इवन दो अगर आपको कन्फ्यूजन हो एक दो ऑप्शन में से, जो सबसे आपको अप्रोप्रिएट लग रही है, सबसे ज़्यादा एप्ट लग रही है, आपने वो मार्क करनी है। अब बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, इट इज़ नॉट अकिन टू ऑटोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज्म। अलग अलग बातें हैं, थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस तो है ही है दोनों में। ऑटोक्रेसी, अथॉरिटेरियनिज्म, इनमें ज़रूरी नहीं है कि एक अथॉरिटेरियन स्टेट जो होगी वो टोटलिटेरियन स्टेट भी होगी। कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट एक हैवी हैंड से रूल की जाने वाली स्टेट अथॉरिटेरियन स्टेट है। लेकिन क्या वो स्टेट हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कंट्रोल कर रही है या करना चाहती है, कि पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ क्या उन्हें भी कंट्रोल कर रही है, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई, इट इज़ नॉट अकिन। ये जो बी स्टेटमेंट है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है नॉट करेक्ट के कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये क्या कह रही है स्टेटमेंट कि यार इसमें इंडिविजुअल्स की पॉलिटिकल फ्रीडम तो सब होती है लेकिन पर्सनल फ्रीडम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। ऐसा थोड़ी है। टोटलिटेरियनिज्म का मेन जो प्लान है वही ये है कि पब्लिक जो आपकी राइट्स वगैरह हैं वो तो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तो स्टेट कंट्रोल कर ही रही है, आपकी पर्सनल फ्रीडम्स, आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस को भी स्टेट कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो यही सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न। इट इम्प्लाइज एबॉलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी। अब ये बहुत ज़्यादा अगर हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ट्रू हो, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हैं टोटलिटेरियन कंट्रीज़ में। बेसिकली स्टेट ही होती है जो चीज़ें डिक्टेट करती है, एंड अगर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट भी करती हैं तो वो भी स्टेट जो उन्हें डायरेक्ट कर रही है उसी चीज़ को फॉलो करती हैं, उसके डिक्टेट्स ही मानती हैं। इट इज़ यूजली आइडेंटिफाइड विद वन पार्टी स्टेट। ये भी मतलब यहाँ पर तो वैसे ही उन्होंने यूजली लिख दिया, तो बिल्कुल ठीक बात है। जैसे कि हम नाजी जर्मनी के रिजीम को टोटलिटेरियन रिजीम बोलते हैं, वन पार्टी स्टेट थी, सिर्फ नाजी पार्टी एक्टिव थी। या हम मुसोलिनी, इटली अंडर मुसोलिनी को टोटलिटेरियन स्टेट बोलते हैं, वहाँ भी वन पार्टी स्टेट थी, सिर्फ फासिस्ट पार्टी थी। या स्टालिन के अंडर जो कम्युनिस्ट रशिया था उसे हम टोटलिटेरियन स्टेट का एग्जांपल देते हैं, वहाँ भी सिंगल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो नॉट करेक्ट के कंटेक्स्ट में बी ऑप्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड दैट वुड बी योर आंसर। तो इसके साथ हमारी आज के क्वेश्चंस की डिस्कशन ख़त्म होती है। आई होप ये जो सेशन है थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आप लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, जैसा कि मैंने पहले कहा था स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम आपको इनकरेज कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस के लिए। तो जितनी MCQ प्रैक्टिस आप कर सकते हो आपको अपने लेवल पे करनी चाहिए। और ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं chetanbharat.com, जहाँ लाइक आपको मल्टीपल कोर्सेज़ वगैरह भी अवेलेबल हैं, MCQ या टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी अवेलेबल हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल एज फार एज दिस सेशन इज़ कंसर्न। थैंक यू फ्रॉम माई साइड।